आज बात करेंगे एक ऐसे जंग की जो लड़ी तो गई दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि आज के जमाने में लड़ाई की कोई एक सीमा नहीं होती। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन 1999 में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर जो कुछ हो रहा था, उसकी किस्मत का फैसला सैकड़ों मील दूर अरब सागर में लिखा जा रहा था। इस एक घटना ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक बिल्कुल नया चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी तोप के गोले से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक हाथ मिलाने से, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ था। आप जरा इस विडंबना को देखिए। एक तरफ दोनों देशों के नेता दुनिया के सामने शांति की कस्में खा रहे थे, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो रहा था, और ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे ऑपरेशन बद्र की तैयारी चल रही थी। मतलब सामने दोस्ती का हाथ और पीठ पीछे युद्ध का खंजर। ये जो घुसपैठ थी ना, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा नहीं था, ये सीधा सीधा 1972 के शिमला समझौते का उल्लंघन था। एक ऐसा समझौता जिसने दशकों तक एक बहुत ही नाजुक शांति को बनाए रखा था। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को माना जाता है। मकसद बिल्कुल साफ था, कश्मीर और लद्दाख के बीच की लाइफलाइन उसे काट दो। इससे भारत पर इतना दबाव बनेगा कि वो बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा और कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल जाएगा। और फिर आया मई 1999। इस घुसपैठ का पता चला, लेकिन किसी हाईटेक सैटेलाइट से नहीं, पता चला वहां के लोकल चरवाहों से। और जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर एक जबरदस्त जंग का आगाज हो गया। ये लड़ाई औसतन 5000 मीटर यानी करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा मौसम का था, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और हवा में इतनी कम ऑक्सीजन कि ठीक से सांस लेना भी एक जंग थी। भारतीय सेना के लिए ये चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सचमुच में दुश्मन ऊपर स्ट्रेटेजिक चोटियों पर बैठा था, जहां से उसे एक जबरदस्त टैक्टिकल एडवांटेज था, और नीचे लद्दाख को जोड़ने वाला इकलौता नेशनल हाईवे 1 उनके तोपों की जद में था। अब इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारत ने एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं थी, ये जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ शुरू हुई। ये एक कमाल की ट्राई सर्विस स्ट्रैटेजी थी। जमीन पर आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत मोर्चा संभाला। हवा में एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर से इतिहास रच दिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एयर वॉर पहले कभी नहीं लड़ा गया था। और तीसरा ऑपरेशन तलवार, जिसने खामोशी से पूरे खेल को पलट दिया। जब पूरी दुनिया की नजरें कारगिल की पहाड़ियों पर टिकी थीं, तब भारतीय नौसेना ने चुपचाप एक ऐसा दांव चला जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। ये एक ऐसा मूव था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय नेवी ने अरब सागर में एक तरह से घेराबंदी कर दी। इससे पाकिस्तान के बंदरगाह ब्लॉक होने का खतरा पैदा हो गया। उनका सारा समुद्री व्यापार, खासकर तेल का इंपोर्ट, ठप पड़ने की कगार पर आ गया। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर था। बात कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाद में खुद माना था कि अगर जंग और लंबी खिंचती तो देश के पास सिर्फ 6 दिन का फ्यूल बचा था। ये दिखाता है कि नेवी का वो दांव कितना कारगर साबित हुआ। तो एक तरफ तो पहाड़ों पर बंदूकें गरज रही थीं, और दूसरी तरफ एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी, डिप्लोमेसी की लड़ाई। और इस लड़ाई में पूरी दुनिया की राय एक निर्णायक फैक्टर बन गई। भारत ने इस मोर्चे पर बहुत सधे हुए कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने एलओसी पार नहीं की, जिससे दुनिया को ये मैसेज गया कि वो सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के पक्के सबूत दुनिया के सामने रखे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को डिप्लोमैटिक तौर पर बिल्कुल अकेला कर दिया। और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 4 जुलाई 1999 को अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया और साफ साफ कह दिया कि अपनी सेना को भारतीय हिस्से से तुरंत हटाएं। अब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपने चरम पर था। 26 जुलाई 1999, इस तारीख तक भारतीय सेना ने अपनी आखिरी चोटी पर भी तिरंगा फहरा दिया था। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसके जो नतीजे हुए उसने दोनों देशों की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हर जंग की तरह इसकी भी एक बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने अपने 527 वीर जवान खोए,
पाकिस्तान के हताहतों का आंकड़ा आज भी एक पहेली है। पाकिस्तान की सरकार कुछ और कहती है, जबकि दूसरे सोर्स कुछ और। ये आंकड़े भी इस जंग की उलझी हुई कहानी का एक हिस्सा हैं। जंग के बाद दोनों देशों की सियासत ने भी अलग अलग मोड़ लिए। भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देशभक्ति की लहर पर सवार होकर और मजबूत होकर लौटी। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिर में ये सवाल उठता है कि ये जंग हमें सिखाती क्या है। ये हमें एक बहुत ही गंभीर बात याद दिलाती है कि भले ही दो देशों के पास न्यूक्लियर हथियार क्यों न हो, एक पारंपरिक युद्ध का खतरा कभी खत्म नहीं होता। कारगिल ने साबित किया कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक साथ लड़ी जाती है।